नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, इसका पहले पार्ट में हमने आपको जिक्र किया था, गणित मैथ्स पेडागोजी के टॉप 30 प्रश्न किए थे, तार्किक से संबंधित किए थे, जो आपके मैथ्स पेडागोजी का पहला चैप्टर है। और पहले चैप्टर से आज हम 40 क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। 30 प्रश्न हमने कल किया था, आज 40 प्रश्न कर लेंगे। टोटल ये 70 प्रश्न हो जाएंगे। और बाकी अगर इसके पहला वाला पार्ट आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास, प्रत्येक पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार अपना और टीचर्स फैमिली है। तो चलिए देर न कर शुरुआत करते हैं आपके प्रश्न की। प्रश्न दिया गया है कि माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाना है। देखिए, माप की अवधारणा को विकसित करने के लिए जो कार्य हमारा सही दिया गया है, पहला होता शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। इसके बाद शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। अमानक या कहते हैं हमारे, ठीक है, बोला जाता है अंदाजा लगाकर। इसके बाद फिर शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद फिर शिक्षार्थी मीटर इकाइयों के बीच संबंधों को स्थापित करते हैं। तो पहले क्या करता है, सरल अवलोकन, इसके बाद अमानक इकाई, इसके बाद मानक इकाई, इसके बाद मीटर इकाइयों के बीच संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा ऑप्शन दिया गया है। देखेंगे यहाँ पे 4th ऑप्शन में दिया गया है, वो हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है। स्किनर है, हर्बर्ट है, जॉन डीवी है, विलियम किलपैट्रिक है। इकाई योजना के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वह हमारे हर्बर्ट माने जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आपके दिया गया है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न अगला है जो स्क्रीन पर आप लोगों के ऑलरेडी आ चुका है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है। मान लीजिए आप नियुक्त होती, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनते हैं और आपकी कक्षा का बच्चा कहता है मुझे एक अच्छा गणितज्ञ बनना है, तो मेरे लिए क्या जरूरी होगा। तो उस बच्चे के लिए सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उसमें संबंध बनाना बहुत जरूरी हो जाएगा। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं। तो प्राथमिक स्तर से संबंध प्रतिरूप पैटर्न का होता है, सममित का होता है, चौपड़ का होता है, लेकिन आपके कोण का नहीं होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे होते हैं, अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण होंगे। जिन बच्चों की आयु 8 से 9 वर्ष है, प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं, उनमें जो प्रवीणता होगी पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्ता। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता। तो देखिए, सभी लोग जानते हैं कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, ये तीनों कारण माने जा सकते हैं, लेकिन लैंगिक भेद यह कारण नहीं माना जा सकता। ठीक है, वो पुरुष है, महिला है, फीमेल है, मेल है, ये कारण नहीं माना जा सकता। अगला, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलाप की योजना बनाते हैं। और इसी प्रकार के सीटेट में मैथ्स पेडागोजी में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखा होगा, लगभग इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, सेम टू सेम यही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए कहते हैं ये सारे संभावित प्रश्न हैं। तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से क्रियाकलाप की योजना बनाता है। तो शिक्षक के रूप में कौन सी क्रियाकलाप की योजना बनाएगा, नीचे आपके कूटने के दिया गया है। ठीक है, तो जो क्रियाकलाप की योजना बनाएगा वह योजना है कि बहुत सारे मूल पदार्थों को आधे में विभाजित करे। इसके बाद चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। इसके बाद आपका आधे चिन्ह लिखता है। ठीक है, तो क्या क्या हमें फॉलो करना है। पहला होगा बहुत सारे मूल पदार्थों को आधे से विभाजित करे। इसके बाद चित्र दिखाता है, आधा प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद कहानी या शब्दों से आधा प्रदर्शित किया जाता है। फिर अंत में आधे का चिन्ह। यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है वह सही हो जाएगा। टेलीग्राम से अवश्य जुड़िए टेलीग्राम ग्रुप चैनल से, ताकि आप लोग फ्री में PDF फाइल नोट्स प्राप्त कर सकें। अगला, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। किस में मदद करती हैं। तो प्राथमिक स्तर में जो गणित की पहेलियाँ होती हैं वह समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करती है। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया कि गणितीय संचारण उल्लेख करता है, तो गणितीय जो संचारण होता है वह गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का उल्लेख करता है। तो यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया कि यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है। क्या प्रश्न पूछा गया है? यदि कोई बालक, बालिका, शिक्षार्थी, विद्यार्थी पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, संख्या, चारों आधारभूत संक्रियाएं जो है संपन्न करने में समर्थ है, तो वह क्या होगा? वह संक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जोड़, घटाव, गुणा, भाग संपन्न करने में समर्थ है, तो कौन सा? संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं। अगला, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण हो सकती है? तो प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए जो विशेषता महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसमें जो है अवधारणाओं पर परिचित या परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। जो अवधारणाएं होती हैं उनका जो है परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है? तो वैदिक गणित की अगर बात कर रहे हैं तो सभी लोग जानते हैं वैदिक गणित का जिक्र हुआ है, तो हम बात करेंगे गणित में गणना के कौशल तथा गति की बात करेंगे। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण क्यों होती हैं? महत्वपूर्ण इसलिए होती हैं दोस्तों, क्योंकि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधित संक्रियाओं को हल करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, तो वह अवस्था हमारी संक्रियात्मक अवस्था कहला जाएगी। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा का बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्ह, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, तो यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समस्या है? तो यहाँ पे सभी लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका दृश्य प्रक्रमण हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक में दी गई निम्नलिखित समस्याओं में कौन सी अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? दी गई आकृति की दर्पण छवि प्रतिबिंब का आरेख, दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं, या ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे कि किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा की बात करेंगे, या ऑप्शन नंबर डी की बात करें कि भारत के झंडे के आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। तो कक्षा 4 में जो है समस्याओं में जो बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करता है वह ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं भारत के झंडे का आरेख बनवाने से छात्रों को माप, समांतर रेखा, आकृति आदि, विभिन्न देशों के झंडे, उनकी महत्ता, सामाजिक विज्ञान, रंग, कला आदि के बारे में बताया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों, कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन, निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन किसकी ओर संकेत करता है? तो गणित में जो है लचीलापन है आपके किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो आप सभी लोग जानते हैं गणित में लचीलापन जो है एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि फरहान ने विद्यालय में पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं और 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चे को पढ़ाने के लिए दिया गया है। तो पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? तो यहाँ पे अनुभाग में 100 पुस्तकें नष्ट हो गई, 20 पुस्तकें को पता ही नहीं है, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं, 132 पुस्तक बच्चे को पढ़ने के लिए दे दिया गया। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है, शिक्षक इस प्रश्न द्वारा किस मूल्य को पढ़ा सकता है? तो इस शिक्षक जो है इस प्रकार के प्रश्न द्वारा पुस्तकों को अच्छी देखभाल करने के मूल्य को पढ़ा सकता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। 5 धन 3 इक्वल टू, इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होगा। तो इस प्रकार का यहाँ पे क्या पूछा गया, तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा प्रश्न हो जाएगा, तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कक्षा 3 के गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। तो कक्षा 3 के गुणन इकाई में देखा जाए अनुमोदित जो मूल संकल्पना हो जाती है वह गुणन के गुण, धर्म, क्रम गुण और समूह गुण हो जाता है। क्या हो जाएगा, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित जो मूल संकल्पना है वह गुणन के गुण, धर्म, क्रम गुण और समूह गुण हो जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है। तो यह प्रश्न किस पर संकेत करता है, सोचने के निम्न स्तर को संकेत करता है। फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तकों में से एक समस्या क्या है, कि निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा कि एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचेगा। तो यह सवाल जो है ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के किस दक्षता की ओर संकेत करता है, तो यह विश्लेषण की दक्षता की ओर संकेत करता है। और इसी प्रकार के C-टेट में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में एक सवाल है कि यहाँ 4 खंबे हैं जिनकी माप क्रमशः 105, 215, 150, 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। यह सवाल किसके लिए पूछा गया है, तो यह सवाल जो है सभी लोग जानते हैं किसके लिए पूछा गया है, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए पूछा गया है। तो आई होप प्रत्येक प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके समझ भी रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि एक बच्चा संख्याएं, संक्रियाएं, संकेतों, घड़ी के 2 कांटे, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वे कौन सी हो जाएंगी। तो वो हमारी हो जाएंगी, सभी लोग जानते हैं बेफिक्र तरीके से, कि कमजोर चाक्षुष प्रक्रम योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। तो इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वह कौन सा हो जाएगा, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वय। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि उच्च क्रमीय चिंतन कौशल हॉट्स पर आधारित प्रश्न मांग करते हैं। क्या प्रश्न मांग करते हैं कि कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। जी हाँ, उच्च क्रमीय चिंतन कौशल हॉट्स जो है आधारित प्रश्न जो मांग करते हैं, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की मांग करते हैं। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के जैसे, एग्जाम को क्रैक करने के जैसे। किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, यह प्रश्न किस प्रकार का है। तो किन्हीं 2 संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, ये जो प्रश्न हमारा हो जाता है, इस प्रश्न को हम मुक्त अंत वाला प्रश्न कहते हैं, क्योंकि इसके एक से अधिक उत्तर है। जिसके एक से अधिक मुक्त उत्तर होते हैं वह मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है वह कौन सी कहलाएगी, भूमिका निर्वाह या रोल प्ले होता है। ये C-टेट में आया हुआ प्रश्न है कि सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि की योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है वह भूमिका निर्वाह रोल प्ले है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का जो उद्देश्य हो जाता है कि संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को या सार्थकता को समझना। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही अगला प्रश्न दिया गया कि प्राथमिक कक्षाओं में आकार, स्थान की समझ विकसित करने के लिए
किए जाने वाले जो निम्नलिखित कार्य होते हैं उनको क्रम से लगाना है। किसके लिए? प्राथमिक प्राइमरी लेवल में, कक्षाओं में, क्लास में आकार स्थान की समझ विकसित करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को क्रम में लगाना है। और नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहला जो कार्य होता है वह होता है 2D आकारों को छांटना। इसके बाद 2D आकारों की भुजा शीर्ष का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। इसके बाद होता है 2D आकार की भुजा शीर्ष विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। और अंत में होता है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? तो कोई भी यहाँ पे दिया गया गणितीय प्रश्न को हल करने में निपुण है, उसकी जो बौद्धिकता की अधिकता कहलाएगी वह तार्किक बुद्धि कहला जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि गणितीय प्रश्न में निपुण है तो कहीं ना कहीं तार्किक बुद्धि उसकी अव्वल है। ठीक है, फर्स्ट क्लास है। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकता। तो एल्गोरिदम जो होता है बच्चों में ज्ञान, तर्क की समझ, सूत्र ये विकसित कर सकता है, लेकिन रटना जो है एल्गोरिदम बच्चों में यह विकसित नहीं कर सकता। तो एल्गोरिदम बच्चों में क्या नहीं विकसित कर सकता? रटना जो है विकसित नहीं कर सकता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या गणित? तो अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण जिस विषय की समझ बढ़ाने को उपयोग किया जा सकता है वह हमारी गणित विषय कहलाती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, किस प्रकार से? विशिष्टीकरण से होती है, मूर्त से अमूर्त होती है, व्यापीकरण में होती है या इनमें से कोई नहीं? तो सभी लोग जानते हैं बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे जो विकसित होती है वह मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक डीएड के प्रशिक्षार्थी ने अध्यापन अभ्यास के समय बच्चे की कॉपी में निम्नलिखित त्रुटि देखी कि 62 - 48 = 46 के। इसको क्या समझ? यहाँ पे 62 लिखा हुआ है, -48 लिखा हुआ, इसको उन्होंने 46 लिखा। तो इसको समझने में क्या गलती कर रहा बच्चा? तो इस चीज को समझने में जो बच्चा गलती कर रहा है वह सभी लोग जान गए होंगे। बच्चा जो गलती कर रहा है उधार लेने के बच्चे में समझ नहीं है, क्योंकि बच्चा जब 62 लिखा हुआ है -48 करेगा तो उसको 46 कैसे लिख सकता है? ये जब हासिल लेगा 12 में 8 गया 4 आना चाहिए और यहाँ पे 5 4 1 14 होना चाहिए, लेकिन वह 46 लिखता है। तो कहीं ना कहीं उसके हासिल या उधार लेने की समझ नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या होता है? अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना या उपरोक्त सभी? तो गणित की जो पाठ्य पुस्तक की आवश्यक अंग होता है वह होता है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण भी होता है, अवधारणाओं की क्रमबद्धता भी होती है और अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना भी होता है, अर्थात उपरोक्त सभी। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है गणित विज्ञान है। तो गणित विज्ञान किसका होता है? स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या मानव जीवन का होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं गणित विज्ञान जो कहलाता है वह गणनाओं का विज्ञान कहलाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। गणित ज्ञान का निश्चित व ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? कठिन, तार्किक, अलंकारिक या आलोचनात्मक? तो गणित ज्ञान का निश्चित व ठोस आधार होता है, यह कथन गणित की जिस प्रकृति की ओर इंगित करता है वह हमारी कहलाती है कौन सी? तार्किक कहलाती है। ठीक है, तो तार्किक वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होता है? सांस्कृतिक होता है, सामाजिक होता है, धार्मिक होता है या मानसिक होता है? सभी लोग बताइए। तो प्राथमिक स्तर पर जो गणित का महत्व होता है हमारा किस प्रकार से होता है? सभी लोग बताइए। ठीक, पहली बात तो व्यवहारिक होता है। ठीक है, ये ध्यान दिया, अगर व्यवहारिक ऑप्शन है तो व्यवहारिक करिएगा, जब व्यवहारिक ऑप्शन नहीं होता तो फिर आपको मानसिक करना है। ठीक, तो यहाँ पे व्यवहारिक ऑप्शन नहीं तो मानसिक कर देना है, अगर व्यवहारिक ऑप्शन है तो पहले हम व्यवहारिक करेंगे। ठीक है, ये चीजें नोट कर लेना है। अगला है, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है सरकार पर, समाज पर, परिवार पर या शिक्षक पर? तो सभी लोग जानते हैं विकासशील मूल्यों में जो सफलता मुख्यतः निर्भर करती है वह शिक्षक पर निर्भर करती है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अनुपस्थित रोकी जा सकती है। तो अनुपस्थित जो होती है बच्चों में अक्सर देखते हैं
तो वह अनुपस्थित जो शिक्षा के द्वारा रोकी जा सकती है, छात्र को दंडित करके, मिठाई देकर या अभिभावकों माता पिता से संपर्क करके। तो अनुपस्थित किस प्रकार से रोकी जा सकती है? अभिभावक उसके माता पिता से संपर्क करके अनुपस्थित जो है बच्चे में रोकी जा सकती है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि गणित की प्रगति है, गणित की प्रगति सजावटी है, तार्किक है, कठिनता है या समान के लिए नहीं। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है और हमने इस पार्ट 2 में मैथ्स पेडागोजी गणित शिक्षा शास्त्र के पार्ट 2 में 40 प्रश्न किया। 40 में आप लोगों को फीडबैक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ इवनिंग में 7 PM में EVS पर्यावरण की लाइव क्लास के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।